हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ऊंचाई और दूरी के। एक चुटकुला बड़ा प्रचलित है, बहुत ज़्यादा बार सुना है आपने। कहते हुए कि एक लड़का कहता है कि यार वो मास्टर जी मिलेंगे गणित वाले। कहें क्यों? कहें चलो यार मिल के उनसे पूछते हैं कि जो उन्होंने मार मार के हमको साइन कॉस टैन पढ़वाया था उसका काम क्या है। तो इसमें बड़ी हंसी छूटती है सभी को। पर सच कहें तो उन्होंने त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग ये पढ़ा नहीं था क्या शायद। भाई, अनुप्रयोग का मतलब ही होता है काम। मतलब वो जो आपने पढ़ा है इसके पहले वाले 10 वाले चैप्टर में, 11वें चैप्टर में उसका प्रयोग दिखाई दे रहा है बचवा। तुम देखते क्यों नहीं? देखोगे तो पता चलेगा। अच्छा, जिन्होंने इनको पढ़ा है उनको वृत्त में भी एक जगह पे इनका काम मिलता है। तो ये इसके साथ में एक लिखा गया है कुछ अनुप्रयोग, मतलब ये कुछ ही हैं। जो अधिक अनुप्रयोग हैं, जो ज़्यादा आपको प्रयोग किए जाने वाले हैं, वो तो आपको दिखाई दिए ही नहीं। ठीक है, तो ये जो सोच है कि जो मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं या फिर कहीं पे भी पढ़ते हैं वो कहीं प्रयोग नहीं होती है। असल बात यही है कि ये वही लोग कहते हैं जो कभी पढ़े नहीं हैं सही से, क्योंकि उन्हीं के पास फुर्सत ही होती है चुटकुला बनाने की, और उन्हीं के पास ये फुर्सत होती है बकैती करने की। क्योंकि जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई की है उन्होंने ज़रूर कुछ न कुछ किया है और एक बेहतर ज़िंदगी जी रहे हैं, और जो नहीं कर पाए हैं वही चुटकुले बना रहे हैं। तो अब खुद एक चुटकुला ना बनिए। आइए चलिए सीखते हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसको हम पहले ऊंचाई और दूरी भी कहते थे। अभी भी कुछ लोग उसे ऊंचाई और दूरी के नाम से ही जानते हैं। हालांकि ऊंचाई और दूरी का ही प्रयोग यहाँ पे होता ही है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, आइए बात को समझते हैं। बात यह है कि आपने साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक पढ़ लिया, सभी के अलग अलग वैल्यूज़ याद कर ली हैं। आइए उन्हीं का प्रयोग करते हैं। सपोज़ एक पेड़ है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास पेड़ है। हम यहाँ पे खड़े हैं, अपन यहाँ पे टुकुर टुकुर उसको देख रहे हैं, निहार रहे हैं, और हम ये अंदाज़ा लगाना चाहते हैं, ये हम जानना चाहते हैं कि ये पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी। ठीक है, तो भाई हमने पेड़ की जड़ से कुछ दूर जाके हम खड़े हो गए हम, ठीक, और यहाँ पे एक कोण नापने वाला यंत्र होता है। मान लीजिए सूरज वहाँ पे है, ठीक है, उस समय वहाँ पे है, उसकी परछाई यहाँ पे पड़ रही है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने अंदाज़ा लगा लिया भैया कि पेड़ का ऊपरी हिस्से के जो यहाँ पे बन रहा है कोण, उसे कोण मापक यंत्र प्रोटेक्टर अपने कॉपी में हमने चादर प्रयोग कर लिया है। आप ये समझिए कि हम कॉपी में जो कोण बनाते हैं उसको नापने के लिए चादर रखे हैं, तो रियल लाइफ में जो कोण बनते होंगे उनको भी नापने के लिए बहुत सारे कुछ होंगे, यंत्र होंगे। अब ये ही देख लीजिए कि जब घर बनवा रहे होते हैं, सीढ़ियाँ जब बनाने लगते हैं या फिर छत बनाने लगते हैं, उनके लिए अलग अलग यंत्र प्रयोग किए जाते हैं कि भैया लेवल एकदम सही रहे, थोड़ा सा तिरछा ना होने पाए, कुछ भी थोड़ा सा प्रॉब्लम ना होने पाए। तो कोण नापने के लिए भी अपने पास बहुत सारे यंत्र हैं, ठीक है, तो कोण नाप लेते हैं उससे। मान लीजिए हमने यहाँ पे थीटा एंगल कोण नाप लिया, जो भी एंगल बनता हो, यहाँ से यहाँ तक कि हमने डिस्टेंस हमको तो माप ही लेंगे, हमारे पास फीता तो है ही, नाप लिया। हमको पेड़ की ऊंचाई निकालनी है, तो हम क्या लगा देंगे? ये हमको क्या दिखाई दे रहा है? ये हमको लंब दिखाई दे रहा है। लंब क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि अगर हम इसको देखेंगे तो ये लंब हो गया, ये हिस्सा कर्ण हो गया, ये हिस्सा क्या हो गया? आधार हो गया। ठीक, तो हम यहाँ पे लगा देंगे कौन सा? tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू आपको tan थीटा में उस कोण के हिसाब से आपकी वैल्यू पता है, आधार आपको पता है, लंब आप निकालना चाहते हैं, पेड़ की ऊंचाई निकालना चाहते हैं, निकाल लिया। ठीक है, बात समझ में आई ना? तो यहाँ पे थीटा की जो वैल्यूज़ भी दी गई हैं, जो इनके मान दिए गए हैं, वो कई प्रयोगों के द्वारा इनके मान को निकाला गया है। इन्हीं पेड़, मीनार और छत, इन सभी का पूरा कैलकुलेशन करने के बाद उनकी वैल्यू निकाली गई है, और एक निश्चित वैल्यू फिक्स की गई है जिसको याद करना भी आसान हो। ठीक है, याद करना आसान हो। आप कहोगे सर इतनी बड़ी टेबल होती, याद नहीं होता सही से, बड़ा मुश्किल है। भाई वो आसान बना के दिया गया है, जितना आसान हो सकता था उतना आसान बना के दिया गया है, और आप कहते हो कि मुश्किल है। ये गलत बात है भाई, गलत बात है। डेसिमल में मिलती है वैल्यूज़, ठीक है, इनका अनुपात जो मिलता है डेसिमल में मिलता है, और वहाँ से भी उन्होंने एक विशेष कोण निकाला, एक विशेष पूरी थ्योरी निकाली, जिसके ज़रिए आप हर जगह इसको अप्लाई करके बड़े आराम से निकाल सकते हो। तो भाई समझो बातों को,
ये मजाक नहीं है, किसी के वर्षों की खोज है और केवल एक के नहीं, कई पीढ़ियां इसमें गुजर गई। बात समझो, बहुत बड़ा गणित है ये, मतलब हल्के में मत लो। अब यही सोच लो कि किन्होंने अभी तक कोई गणित की खोज की है। हमेशा हम वही पढ़ते हैं जो हमको मिला है। हमने नया कुछ क्या बनाया है? कुछ नहीं ना। तो जो मिला है उसकी बेइज्जती करना बंद करो, वो आपकी धरोहर है। कुछ लोग आपको बस बरगला रहे हैं, इस रूप में भ्रमित कर रहे हैं कि भाई ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए। किसी ने अपनी पूरी ज़िंदगी गंवा दी इस चीज़ को खोजने में और आप उसे गलत कह रहे हो। सुविधाएं बहुत ज़्यादा दी गई हैं। विज्ञान और गणित ना होता तो आज हम कहाँ पे होते? मतलब होते तो वही धरती पे यही रहते, यही सब कुछ चलता रहता। हाँ, कुछ हद तक हमने नुकसान किए हैं धरती के, तो बहुत ज़्यादा ही हो गया है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे बहुत ज़्यादा सुविधाएं दी गई हैं, तो आप उनका शुक्र मनाइए। आइए चलिए इसमें आगे बात बढ़ाते हैं। अब यूँ ही मान लीजिए कि आपके पास एक अपना स्कूल की ऊंचाई, आप मान लीजिए अपनी बिल्डिंग है पूरे, यहाँ पे इसकी हाइट कितनी है आप यहाँ से आके देखेंगे। मान लेंगे भाई यहाँ पे एंगल जो बन रहा है, आपने एंगल नाप लिया, ये आपके भवन की घर की ऊंचाई या फिर स्कूल की ऊंचाई है। आप यहाँ से कुछ दूरी पे खड़े हो गए, एंगल गिन रहे हैं कितना एंगल बन रहा है। एंगल पता चल गया, दूरी पता चल गई, आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, कितना ऊंचाई है। ठीक, ये हो गया बात। कुछ और सिचुएशन बनती है। मान लीजिए अपन यहाँ पे छत पे खड़े हैं, हम यहाँ पे छत पे खड़े होकर, ए यार तुम्हारा चेहरा क्यों नहीं बन रहा है, मुस्कुराओ थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ से अब देखो, वो बंदा यहाँ से देखता है कि भाई कहाँ पे है कोई, आज हेडशॉट मारते हैं। ठीक है, यहाँ पे वहाँ से खड़ा होकर के देखता है। अपन कल फ्री फायर खेल रहा था यार, बहुत अच्छे से मैंने सोचा कि मार दूंगा, लेकिन मैं निशाना ही नहीं लगा पाया, वो ऊपर था और ऊपर से उसने मार दिया, 2 ही गोली में ख़त्म। तो वहाँ से वो देख रहा है, देखेंगे कहाँ पे है। तो मान लो कोई व्यक्ति यहाँ पे है, रेंज में आने दो आने दो आने दो, जब आ गया मार दे भाड्डा से। कोण यहाँ पे भी बनता है भाई, हम देखेंगे 2-2 स्थितियाँ बनती है। अब यहाँ से कोई व्यक्ति देख सकता है, देखिए कोई व्यक्ति यहाँ से सामने देख सकता है, उसके नज़र झुकानी पड़ी, नीचे देखा तो एक प्रकार से इसको कहते हैं अवनमन कोण। यहाँ पे जो अब ऊपर देख रहे हैं, ऊपर की ओर देखेंगे तो उन्नयन कोण कहा जाता है, नीचे की ओर देखा अवनमन कोण बना है, और ये वाला हिस्सा भी अवनमन कोण कहलाएगा। ये इसका एकांतर होता है और इसका एकांतर ये होता है, ऐसे बनते हैं। अब सवालों में जब आप पहुँचेंगे तब आपको पता चलेगा। बात को समझिएगा कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण ऐसे ही बनते हैं। अगर आप ऊपर से देखेंगे तो अवनमन बन जाएगा, नीचे से देखेंगे उन्नयन बन जाएगा। ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें कौन सा बनेगा सर, हम क्या कहें। अब ऊपर से कहोगे, ऊपर से रहोगे तो यहाँ पे ऐसे कोण बन रहा है, इसका एकांतर यहाँ पे बनेगा, ये वाला बड़ा वाला कोण बन रहा है, इसका एकांतर यहाँ पे बनेगा। ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे 2-4 सवालों के बाद खुद ही समझ में आने लगता है। लेकिन हाँ, मैं मानता हूँ कि अभी तुरंत नहीं समझ में आ रहा है, मेरे साथ भी यही होता था, लेकिन 2-4 बार सवाल, या फिर हाई स्कूल में मैंने सही से पढ़ा भी नहीं, उसके बाद जब मैं पढ़ाने लगा तो मुझे पता चला यार ये तो बहुत सिंपल सी बात है। देखने का नज़रिया होता है, अगर कुछ देर थोड़ी देर ध्यान से देख लो, ना समझ में आया तो कहना। ठीक है, तो यहाँ पे आपने उन्नयन कोण और अवनमन कोण, यहाँ पे अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग कहाँ कहाँ से उपयोग हो रहा है वो आपको समझ में आ गया, दिखाई दिया थोड़ा थोड़ा। अब कुछ सवालों पे चलते हैं, देखते हैं कि कैसे कैसे सवालें आती हैं और कैसे कैसे बड़े मज़ेदार तरीके से हम जल्दी से निकाल देते हैं आंसर। तो दोस्तों, अरिहंत की किताब में कोई प्रश्नावली तो दी नहीं है, विविध प्रश्नावली दी है, लेकिन वो तो बात की बात है। लेकिन मैं आपको एनसीईआरटी फोल्डर से, यानी कि एनसीईआरटी की किताब में या फिर राजीव प्रकाशन की किताब में जो प्रश्न है उनको मैं आपको पढ़ के यहाँ पे हल करके दिखा देता हूँ। उसी के अकॉर्डिंग अगर आप सवालों को हल करेंगे तो सारे सवाल बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। अगर डोरी पे वो चढ़ना चाहेगा तो डोरी होगी कैसी भाई, कैसी होगी? ये एक देखो नॉर्मली क्या होता है कि 2 पोल गड़े रहते हैं, व्यक्ति इस पर चलता है, लेकिन इस पर चलने के लिए वो पहले चढ़ता है, इस पर से वो चढ़ता है तभी तो वो चलेगा। तो हमको बस इस ट्रायंगल के बारे में बात करनी है। ठीक,
वो चल रहा है, वो चलेगा भाई, वो बांस लेकर वो बैलेंस कर लेते हैं। हमने इसको जब पढ़ा था तो हमने जाना था ये नट इन्हें कहा जाता है, या फिर जो भी सर्कस दिखाते हैं वो नट ही। तो 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। डोरी कहाँ लगी रहती है? यहीं पे लगी रहती है। 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह तनी हुई है। ढीली रहेगी तो कहाँ चल पाएगा भाई, कहाँ से चढ़ पाएगा। भूमि पर सीधे गड़े खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। भाई सीधा खड़ा हुआ खंभा है, इसके शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश है। भूमि स्तर ये है, इसके साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण कितना है? 30 अंश है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। खंभा है, आपको इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्वेश्चन को ऐसे आप पढ़ेंगे और आसानी से आप समझ जाएंगे। हम यहाँ पे ट्रायंगल बना लेते हैं, ABC लिख देते हैं। बहुत अच्छी बात है। आपको यहाँ पे 30 अंश का कोण दिखाई दे रहा है, ये लंब दिखाई दे रहा है, ये कर्ण दिखाई दे रहा है। आधार का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, हालांकि आप उसको निकाल भी सकते हैं, लेकिन निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आइए हम चलते हैं लाल बटे कक्का से, हाँ वहीं पर हम चलेंगे और वहीं से हम देखेंगे कि कौन सा त्रिकोणमितीय फलन इसके लिए उपयुक्त है। ठीक है, लंब और कर्ण की बात करेंगे तो लंब और कर्ण पहले में ही मिल जाता है, जो कि होता है अपना साइन। क्या होता है? साइन। तो थीटा की जगह कोण अपना कौन सा लगा देंगे? 30 अंश। लंब कौन है? लंब है AB। कर्ण कौन है? वो है AC। हमने लगा दिया। अब याद कीजिए साइन 30 के वैल्यू कितनी होती है? साइन 30 का मान होता है 1/2। रख दिया। AB का मान कितना है? वो अपना H है, उसको मान ज्ञात करना। AC का मान कितना है? 20 है। 20 को ऊपर भेज देंगे या फिर 2 से आप यही काट सकते हैं। 2-20 इसका एक में गुणा कराएंगे तो H बराबर कितना मिल जाएगा? 10 मीटर मिल जाएगा। 10 मीटर मिल जाएगा। तो आपकी जितनी भी सवालें रहने वाली हैं वो कुछ इसी प्रकार के रहने वाली हैं, शुरुआती सवाल। हालांकि आपको शुरुआती सवालों में ज़्यादा समस्या नहीं होती होगी, आपको समस्या होगी बाद की सवालों में जो थोड़ी सी मुश्किल, यानी दोहरे त्रिभुज के साथ में आती है, 2 त्रिभुजों को साथ में लेकर के आती है। तो चलिए पहले देखते हैं कौन से सवाल है जो दोहरे त्रिभुज के साथ। अनुमान कोण की सवाल से पहले हमें प्रश्नावली 11.1 की दूसरी सवाल मिल जाती है, जहाँ पे एक पेड़ के बारे में बात की जा रही है जो आंधी से टूट गया है। पहले उस क्वेश्चन के बारे में हल करेंगे, मतलब उस क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे, देखेंगे क्या हो सकता है। क्वेश्चन में कहा गया कि आंधी आने के कारण एक पेड़ टूट जाता है। पहले पेड़ तो हम पेड़ खड़ा कर लेते हैं, अपने पास यूकेलिप्टस का पेड़ हम ले लेते हैं। यूकेलिप्टस का ये घना वाला तो होता नहीं है, चलो ठीक है मान लेते हैं ऐसा कुछ पेड़ है। कितना गंदा पेड़ है यार। आंधी आने की वजह से टूट जाता है। टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है। मान लीजिए यहाँ से टूट गया, टूटने के बाद ये वाला हिस्सा ऐसे लटक जाएगा, पूरी तरीके से अलग नहीं हुआ है, ऐसे लटक जाएगा और ये हिस्सा ज़मीन को छूने लगेगा। जो ऊपर था वो नीचे छूने लगेगा और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। अब 30 अंश का कोण जो बनाएगा वो इधर ही 30 अंश का कोण बनाएगा। 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु से जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ के पाद बिंदु से जहाँ पेड़ का शिखर छूता है वो है कितना? 8 मीटर की डिस्टेंस पे है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। भैया ये हिस्सा टूटकर यहाँ पे गिरा है, यानी ये जो हिस्सा कर्ण बन रहा है उसकी लंबाई प्लस ये जो हिस्सा बचा हुआ है उसकी लंबाई, हमको इन दोनों को जोड़ना होगा, तभी हमको पेड़ की वास्तविक ऊंचाई पता चल पाएगी। A लिख लेते हैं, B लिख लेते हैं, C लिख लेते हैं, D लिख लेते हैं। परफेक्ट काम हुआ है। हमको AB पता है, BC निकालना है, AC निकालना है, ताकि हम जोड़ दें और हमको पेड़ की कुल ऊंचाई पता चल जाए। चलिए क्या लगाएंगे यहाँ पे? भाई देखो हमको लंब चाहिए, हमको आधार पता है, तो हम क्या लगाएंगे? tan लगाएंगे। लाल बटे कक्का लिख लेते हैं, हमको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, लाल बटे कक्का हो गया। अब हमको लंब चाहिए, आधार हमको लंब बटे आधार जो होता है वो होता है tan में, तो हमने लगाया tan 30 अंश लगाया। और लंब कितना हो गया? वो अपना BC है और आधार कितना है? AB है, वो हमने रख लिया। tan 30 का मान क्या होता है? वो होता है 1/√2, नहीं सॉरी 1/√3 होता है।
बराबर BC का मान हमको निकालना है, AB का मान हमको 8 पता है, ये ऊपर चला जाएगा। तो हमको BC बराबर क्या मिल जाएगा, 8/√3 मिल जाएगा। अब एक चीज़ मैं बता दूं कि कभी भी हम अंडर रूट वाली जो संख्या होती है अपरिमेय संख्या, वो नीचे नहीं रखते हैं। अपरिमेय मतलब हर का परिमेयीकरण आपने सीखा है पहले दूसरे चैप्टर में, वही 9th में सीखा था, वही सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया तो यहाँ पे 8/√3 मिल गया और नीचे 3 मिल गया, ये हो गया BC का मान। जब BC का मान निकल गया है तो हमको AC की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। AC भी हमको निकालना है। तो आधार बटे कर्ण आता है कॉस में, इस वजह से हमको समझना होगा भाई ये आपका आधार है, ये आपका कर्ण है। आधार बटे कर्ण कहाँ पे आता है, साइन के बाद कॉस में आता है। कॉस 30 ही लगाएंगे, 30 ही लगाएंगे, जो कोड आपको पता है वही लगाएंगे। ये ना सोचिएगा कि यहाँ पे कहीं कुछ 90 लगा दे या फिर 60 लगा दे, नहीं, ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। आधार कितना है, आधार बटे कर्ण करना है, आधार AB है, कर्ण AC है, लगा दिया हमने। cos 30 का मान क्या होता है, cos 30 का मान होता है √3/2। cos 30 का मान यही होता है जो sin 60 के बराबर होता है। sin 60 का मान √3/2 होता है, तो इसका भी मान यही होगा। AB का मान 8 है और AC का मान हमको निकालना था, AC का ही तो मान निकालना था। AC को इधर गुणा किया मतलब हो गया गुणा, AC बराबर हो जाएगा 2 का इधर गुणा किया, 2 8 16 हो जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा जो कि हो जाएगा ऐसे √3। फिर से वही काम, √3 से ऊपर नीचे गुणा ताकि हर का परिमेयीकरण किया जा सके। तो 16 √3 मिल गया, नीचे मिल गया 3, ये हो गया AC यानी कि कर्ण का मान। पेड़ की कुल ऊंचाई आपको निकालनी है, पेड़ की कुल ऊंचाई निकालनी है। तो ये आपका ये जो बचा हुआ भाग है वो मिल गया, ये आपका जो टूट के गिरा हुआ था भाग वो मिल गया। इन दोनों का जोड़ करेंगे तो नीचे नीचे हर बराबर है और √3 जुड़ता नहीं है। 16 और 8 जोड़ देंगे तो 8 6 14, 14 4 24, नहीं 8 6, यहाँ पे क्या जोड़ रहा हूँ मैं, 16 4 20 4 24 होता है, क्या जोड़ता हूँ मैं, √3/3। एक बार फिर मैं ही कन्फ्यूज हो गया कि क्या जोड़ रहा हूँ। 16 में 8 जोड़ना है, 16 में 4 जोड़ा तो 20 हो गया, 20 4 24 हो गया, 3 से 3 8 24 हो रहा है, यानी कि 8/3 मीटर मिल रहा है पूरे पेड़ की ऊंचाई। तो प्रश्न आपको समझ में आया, उत्तर भी समझ में आया। एक अवनमन कोण वाली सवाल कर ही लेते। सच कहें तो मैंने इतनी बार अवनमन कोण कह दिया था कि मैं जब सवाल देखने लगा तो पता चला यार अवनमन कोण वाली सवाल है अभी बड़ी देर से आएंगी, तो मैं कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा यार फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि अवनमन कोण वाली सवाल बता नहीं रहे और बार बार कह रहे हैं कि अवनमन कोण वाली सवाल बताने जा रहे हैं। चलिए सवाल नंबर 12 पे चलते हैं, 2 से डायरेक्ट 12 पे जंप करते हैं। आपको कमेंट करना है कि कौन से सवाल इनमें से मैं जो मैंने छोड़ी हैं उनमें कौन से सवाल मैं आपको बताऊं, ठीक है। ये आपका काम है। ये लास्ट सवाल मैं आपको बताने वाला हूं जो कि इस वीडियो की रहेंगी, आप कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन में है भाई कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो भैया 60 मीटर ऊंचा एक भवन है के छत से, के शिखर से यानी कि छत से एक केबल टावर यानी कि तार वाला टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। अब 60 अंश तब तक नहीं बनेगा जब तक आप ये लाइन नहीं खींचोगे, हालांकि ये 60 अंश कम लग रहा है। इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश, सॉरी इसके पाद का नहीं, और इसके पाद का टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और इसके पाद मतलब पैर का अवनमन कोण कितना है, 45 अंश है, ठीक है 45 अंश है। और टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। टावर की ऊंचाई हमको ये पूरी ज्ञात करनी है, इसको मिला देते हैं, बात को समझेंगे। यहाँ पे हम एक घर के छत पे खड़े हैं, मकान के छत पे खड़े हैं, जहाँ से टावर देखते हैं। टावर का उन्नयन कोण हम गर्दन उठा के ऊपर देखते हैं तो यहाँ से हम 60 अंश का कोण बनाते हुए जाते हैं। वहीं इसके पैर के देखने का अगर प्रयास करते हैं तो 45 अंश का अवनमन कोण हमको मिलता है। तो इस प्रकार की ये बातें हो चुकी हैं। अब भाई ये रेखा हम समांतर खींचते हैं तो ये इसका एकांतर कोण हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है 45 अंश का कोण, 45 अंश का कोण हो जाता है। ये भुजा इसके बराबर होगी, ये 7 मीटर इसके बराबर होगा,
बात को समझेंगे। ये 7 मीटर इसके बराबर होगा, हम साथ ही लिख लेते हैं। यहाँ पे x, यहाँ पे x लिख सकते हैं, हालांकि हम A B C D E भी लिख सकते हैं, तो ये चीज़ें हो सकती हैं, इतना सब कुछ हम लिख सकते हैं, तो हमने लिख लिया। अब बात समझेंगे कि कहाँ से हमको क्या निकालना है। हम पहले तो 45 लगा लेंगे। आप कहेंगे कि यार सर हम पहले 60 नहीं लगा सकते हैं। भाई लगा सकते हो, लेकिन tan 60 लगाओगे तो यक्स आपको नहीं पता है, ये आपको नहीं पता है, कुछ चीज़ें नहीं पता है, तो क्या मतलब है उसको लगाने का। सर 45 आप क्यों लगाना चाहेंगे? भाई ये वाला भी 45 लगा सकते हो, लेकिन उसको छोड़ो भाई, हम इस वाले 45 से देखते हैं। मतलब यहाँ से देखना नज़र बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे मान लीजिए हम आ गए, उतर के हम यहाँ से आ गए, यहाँ से हम देख रहे हैं ऐसा कुछ त्रिभुज बन रहा है, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। हालांकि हमको कर्ण की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें बस आधार की ज़रूरत है। इस भवन से खंभा कितनी दूर है वो हमको पता चल जाए, बात बन जाए। ये ऊंचाई हमको 7 मिली है, ये हमको नहीं पता है, 45 का कोण पता है, केवल एक चीज़ हमको आधार नहीं पता है, हम जल्दी से निकाल सकते हैं ना, इस वजह से हम इस पर आए हैं। तो भैया हम लिख लेते हैं त्रिभुज ABC में क्या मिलता है, tan 45 बराबर लंब कितना है AB बटे आधार कितना है BC है, क्या है BC, लंब बटे आधार हमने कर लिया और हमको मिल गया। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं tan 45 का मान कितना होता है, वो होता है 1। लंब कितना है, वो AC है, AB है 7, BC कितना है x का गुणा कराएंगे, x बराबर कितना मिल गया 7 मीटर मिल गया। यानी कि घर से जो ये टावर है उसकी दूरी कितनी है, वो है 7 मीटर। ठीक है, 7 मीटर है। अब जब ये 7 मीटर है, 7 मीटर तो ये भी 7 ही मीटर होगा। अब tan 60 लगाओ, tan 60 क्या 60 अंश का कोण लगाओ। भाई आधार मिल गया, बस ये लंब निकालना बाकी है। तो आधार मालूम है, लंब नहीं मालूम है, तो यहाँ पे फिर हम लगाएंगे tan और लगाएंगे आपके पास 60 अंश। हालांकि लिखना चाहिए त्रिभुज ADE में। ठीक है, तो यहाँ पे आधार लंब कितना हो गया AD, आधार क्या हो गया AD। tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान होता है √3। ED का मान हमको तो निकालना है, AD का मान हमको क्या मिल गया है 7 से इधर गुणा करा देंगे, तो ED बराबर क्या मिल जाएगा 7√3 मीटर। ठीक है, 7√3 मीटर मिल गया। अब बात को समझेंगे, हमको भवन ये जो केबल टावर है उसकी पूरी ऊंचाई निकालनी है। पूरी ऊंचाई निकालने के लिए ये 7 प्लस ये जो हमको दिखाई दे रहा है ये हिस्सा दोनों जोड़ना पड़ेगा, 7 + 7√3। इसमें 7 कॉमन ले लेंगे, 1 + √3 मिल जाएगा। बस इसमें इतना ही मीटर लिख करके छोड़ देंगे। चाहे तो आप √3 का मान रख सकते हैं 1.732, तब पर भी आपको मल्टीप्लिकेशन कराना होगा, डेसिमल में आंसर मिल जाएगा, या फिर आप इसको ऐसे ही रख सकते हैं, काम हो गया। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन का आंसर पता चल गया है, बात को समझ में आ गए होंगे भाई। ठीक है, तो चलिए फिर अगले वाले वीडियो के लिए आप कमेंट करके बताइए कि कौन सा क्वेश्चन आपको करना है, इसमें ऊंचाई और दूरी के कौन से प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।